आप कुछ पूछना है? नहीं नहीं सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कुछ पूछना है? तो इससे पहले हमने कोठारी आयोग में क्या है कि स्कूली शिक्षा के संबंध में सुझाव पे चर्चा की थी। स्कूली शिक्षा में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्कूली शिक्षा कहाँ से कहाँ तक होती है, पहले आप इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। हाँ जी। स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा के विषय में बताएंगे कोई? आवाज नहीं आ रही क्या? प्रियंका, यस सर। आवाज आ रही है ना? हाँ जी। तो स्कूली शिक्षा में क्या क्या बताया था? स्कूली शिक्षा के संबंध में सुझाव। आप केवल पॉइंट बताइए, मतलब कि जो पॉइंट थे, टॉपिक थे। सर इसके कोठारी कमीशन के हाँ, कोठारी के मिशन के पहला तत्कालीन क्या था? भारतीय शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन, हम्म गुण दोषों का पता लगाना, सुझाव देना, हम्म। शिक्षा के शासन व प्रशासन संबंधी नीति पहले पहला प्रस्तुत। पहला जो था आपका, शिक्षा के प्रशासन संबंधी सुझाव, शिक्षा के वित्त संबंधी सुझाव और शिक्षा के नियोजन संबंधी सुझाव, तीन तो ये थे आपके, ठीक है ना। चौथा था आपका शिक्षा की संरचना संबंधी सुझाव, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट था शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य और कार्य संबंधी सुझाव। इसमें क्या बताया गया था? शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य तथा कार्य संबंधी सुझाव में एक बहुत इंपॉर्टेंट पांच पॉइंट बना। पंचमुखी कार्यक्रम। हाँ, पंचमुखी कार्यक्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है शिक्षा, विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में सुझाव। तो इसमें पहला क्या था आपका कि विद्यालय शिक्षा के प्रशासन और निरीक्षण संबंधी सुझाव, ठीक है ना। दूसरा था आपका कि पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव। और पाठ्यचर्या में मैंने कितने विषय बताए थे इसमें? कितने बताए थे पाठ्यचर्या में, क्या क्या पॉइंट बताए थे? विद्यालय पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, पहला पॉइंट था इसमें। दूसरा था पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तीसरा था आपका प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा। चौथा था आपका उच्च प्राथमिक अथवा निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा। नेक्स्ट था आपका कि माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा। नेक्स्ट था आपका उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ठीक है ना। और लास्ट था आपका संशोधित त्रिभाषा सूत्र। तो त्रिभाषा सूत्र संशोधित है, वो भी मैंने आपको चर्चा कर ली थी, ठीक है ना। नेक्स्ट था आपका विद्यालय शिक्षा की शिक्षण विधि संबंधी सुझाव, टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट था आपका पाठ्य पुस्तकों संबंधी सुझाव। और नेक्स्ट विद्यालय शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श संबंधी सुझाव। नेक्स्ट था आपका विद्यालय शिक्षा में मूल्यांकन संबंधी सुझाव, विद्यालय शिक्षा के प्रसार संबंधी सुझाव। प्रसार में तीनों था, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रसार संबंधी सुझाव। प्रसार का मतलब क्या होता था? प्रसार का मतलब का आगे क्या बढ़ा, अर्थ बताया? हम्म चल विस्तार। हम्म। आगे बढ़ाना और ठीक है, विस्तार करना, उसको ठीक है आगे ना। बढ़ाना और उसको ठीक सर। है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रसार संबंधी सुझाव, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार संबंधी सुझाव, माध्यमिक शिक्षा के प्रसार संबंधी सुझाव। और लास्ट जो पॉइंट था इसमें कि विद्यालय शिक्षा के उन्नयन संबंधी सुझाव। उन्नयन मतलब प्रोग्रेस, ठीक है ना। मतलब कि हाँ, उन्नयन प्रोग्रेस किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी सुझाव। अब हम इसमें देखेंगे क्या विश्वविद्यालय संबंधी क्या क्या सुझाव दिए गए, ठीक है। क्लियर। सबसे पहला पॉइंट है इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रशासन संबंधी क्या सुझाव है। विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन संबंधी सुझाव, रिकमेंडेशन रिगार्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला सुझाव है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन किया जाए। इसके कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने चाहिए। अब प्रतिनिधि क्या हो सकता है उसमें? प्रतिनिधि उसमें VC भी हो सकता है, रजिस्ट्रार भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा था उच्च शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने के साथ साथ उनका निरीक्षण का अधिकार भी दिया जाए और साथ ही साथ उच्च शिक्षा का स्तर बनाए रखने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए, ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी।
ये जो दूसरी रिकमेंडेशन है इनकी कि उच्च शिक्षा का मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा या महाविद्यालय शिक्षा, ठीक है ना, संस्थाओं को अनुदान देने के साथ साथ सर इस उनके, हाँ बोलिए। सदस्यों की संख्या कितनी, सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1/3, ठीक है ना। तो उच्च शिक्षा यस सर। संस्थाओं को अनुदान देने के साथ साथ उनके निरीक्षण का भी अधिकार दिया जाए। निरीक्षण मतलब सुपरविजन का भी अधिकार दिया जाए, ठीक है ना। और साथ ही साथ उच्च शिक्षा का स्तर बनाए रखने का और उत्तरदायित्व सौंपा जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट था इसमें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों को उदारता पूर्वक अनुदान देना चाहिए, विशेषकर उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना हेतु। सेंट्रल ऑफ एडवांस स्टडीज मतलब कि जो उच्च अध्ययन केंद्र होंगे उन पे विशेष ध्यान देने की बात कही गई है और उनको अनुदान दिया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि, इंजीनियरिंग और चिकित्सा की उच्च शिक्षा की देखरेख के लिए केंद्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भांति अलग अलग संस्थाएं स्थापित की जाएं। अब ये इस पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देख सुनना इसको, ठीक है ना। कृषि, इंजीनियरिंग और चिकित्सा की उच्च शिक्षा की देखरेख के लिए केंद्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भांति अलग अलग संस्थाएं स्थापित की जाएं। जैसे मैंने आपको बताया भी था, कृषि के लिए क्या क्या बताया था मैंने? कृषि विश्वविद्यालय। नहीं, वो तो रिकमेंडेशन था, वो तो कृषि विश्वविद्यालय, चलो ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय आपने बता दिया, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय की मॉनिटरिंग कौन करेगा? बताओ बताओ। जैसे संपूर्ण उच्च शिक्षा का मॉनिटरिंग यूजीसी करेगा, उसमें एग्रीकल्चर सब आगे, सारी सारी चीजें आगे। लेकिन ये पॉइंट ये कह रहे हैं, ये पॉइंट ऐसा इसमें ऐसा बताया गया है कि कृषि, इंजीनियरिंग और चिकित्सा की उच्च शिक्षा की देखरेख के लिए केंद्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भांति अलग सी संस्थाएं खोली जाए। बताया नहीं था मैंने? ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, बताया था ना मैंने आपको? यस सर। फॉर एग्जाम्पल यस बताया सर। था मैंने आपको। और वैसे ही इंजीनियरिंग के लिए क्या बताया था? बताओ जल्दी। AICT बताया था ना? AICT बताया था। इसका मतलब आप लोग ध्यान नहीं देते, कान पे लगाकर छोड़ देते हैं या सुन लेते हैं। AICT का फुल फॉर्म क्या बताया था? नेट में चेक करो अभी तुरंत। ऑल इंडिया काउंसलिंग, बताओ। AICTE, AICTE टेक्निकल एजुकेशन, नॉट टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है ना। कब इसकी स्थापना हुई थी वो भी चेक कर लेना। नेक्स्ट आपका, सर ऑल काउंसलिंग बोलो बोलो। वैसे ही क्या वैसे क्या क्या? काउंसलिंग? हम्म बताओ बताओ, ये क्या पूछो। था? AIC? AICTE, ठीक है ना। और सर वैसे इसका ही पूरा चिकित्सा के लिए क्या बताया था? MCI का नाम सुना है? MCI का नाम भी सुना है? मेडिकल काउंसिल मेडिकल ऑफ, काउंसिल ऑफ इंडिया। समझ में आ गया ना। और बीएड के लिए, बीएड मतलब टीचर एजुकेशन के लिए क्या बताया था मैंने? CT सर। हैं? NCT। हाँ, NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, स्थापना कब हुई थी? 1995। 1995, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें सभी विश्वविद्यालयों को अंतर विश्वविद्यालय परिषद, इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल का सदस्य बनाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है सभी विश्वविद्यालयों को और अधिक सहायता प्रदान की जाए जिससे वे अपने शिक्षण और अनुसंधान कार्य में सुधार कर सकें। इसके बाद का बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। विश्वविद्यालयों के प्रशासन तंत्र का पुनर्गठन किया जाए। प्रशासन तंत्र मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का, ठीक है। इनकी
कोर्टों में सदस्यों की संख्या 100 से कम की जाए। सदस्यों में 50% सदस्य विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि और 50% बाह्य सदस्य रखे जाएं, ठीक ना, एक्सटर्नल मेंबर रखे जाएं। इस कोड को नियम बनाने का अधिकार दिया जाए। प्रशासन तंत्र का मतलब क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन आता है विश्वविद्यालय में? डिपार्टमेंट। विश्वविद्यालय में एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत कौन कौन आता है? कुलपति, एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, कुलपति, वीसी, रजिस्ट्रार, बीसी, हाँ, सबसे पहले बीसी हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनकी कोर्टों में सदस्यों की संख्या 100 से कम रखी जाए। सदस्यों में 50% सदस्य विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि और 50% एक्सटर्नल मेंबर रखे जाएं, ठीक है ना, बाह्य सदस्य रखे जाएं। इस कोड को नियम बनाने का अधिकार दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद। कार्यकारिणी परिषद क्या होती है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक है ना। इसका जो मेन चीफ होता है बीसी होता है, ठीक है। उनके बीसी के अंडर में मतलब कि 2-4 लोग होते हैं सदस्य, जो मतलब कि कोई भी प्रस्ताव वगैरह होता है इस प्रकार से विश्वविद्यालय से संबंधित, इनको पूरा ही अधिकार होता है कि वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं और पास भी कर सकते हैं, ठीक है। में 15 से 20 सदस्य होने चाहिए और विश्वविद्यालय का कुलपति इसका अध्यक्ष होना चाहिए, जो मैं आपको बता ही रहा था, ठीक है। इस परिषद को नियमानुसार क्रियान्वयन का अधिकार और उत्तरदायित्व होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या आगे कह रहा है कि जो ये परिषद बनेगी इसका इम्प्लीमेंटेशन करने का अधिकार होना चाहिए। सपोज दैट छात्रों के लिए कोई नियम बनाए कि भाई 9 से 4 बजे की क्लास होगी तो होगी, ठीक है ना। या किसी को किस प्रोफेसर की कितने, एचटीएम प्रोफेसर की कितने क्या कह सकते हैं कि क्लास होनी चाहिए, एसोसिएट की कितनी होनी चाहिए, प्रोफेसर की कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी नियम कानून बनाने का अधिकार इस एजुकेटिव काउंसिल को होना चाहिए, ठीक है। मॉनिटरिंग तो एक बात ध्यान रखना, मॉनिटरिंग तो यूजी ही करेगा हर चीज का, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात आपका? ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय की जो कार्यकारिणी परिषद हो गई और वो कुछ भी नियम बना ले तो विश्वविद्यालय में चलेगा, वो नहीं होता है, ठीक है। हमें ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों की शैक्षिक परिषद में छात्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस परिषद को पाठ्यक्रम निर्माण और शैक्षिक विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चुनाव में स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस पद के लिए ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए जो शिक्षा शास्त्री हो और जिन्हें प्रशासन का अनुभव हो। यह पद पूर्णकालिक और वैतनिक होना चाहिए। कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए और उसकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ये कि इसमें इन्होंने एक बात कही है, ध्यान रखना। क्या कही है? एक बहुत जो इंपॉर्टेंट बात कही है कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चुनाव में स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब फ्रीडम होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे आगे क्या 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 है आप सुनिए ढंग से। इस पद के लिए ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए जो शिक्षा शास्त्री हो और जिन्हें प्रशासन का अनुभव हो, मतलब कि एजुकेशनिस्ट भी होना चाहिए और जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है। यह पद पूर्णकालिक और वैतनिक होना चाहिए। पूर्णकालिक मतलब फुल टाइम होना चाहिए और वैतनिक होना चाहिए मतलब कि तनख्वाह वगैरह पे वगैरह मिलनी चाहिए, ठीक है। कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए और उसकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। कंप्लीट यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी। जत्र यार तू यहाँ ना पढ़ा लेकिन वही तत्र यार तू यहाँ मार देख लेगी कुले काय तरीका पढ़ा कुमार समझ में बात कत्ती बार मार गेलता है कसकुले मारने लेता मांग दे तू मार दू पूरा यहाँ लगी जत्ती बार पढ़ाल तत्ती बार मार लो आगला शिक पढ़ाए पर न पढ़ाए मन दे ये कौन है? देखत कत्ती बार में भीतर रोक तक लगी यहाँ बीच में सर हो जाता, ये ब्रेक है। ब्रेक का मतलब 2-3 मिनट का सबके घरों में ब्रेक लग जाता है ना। एड 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 कहते हैं उसको। अच्छा,
चलो ठीक है। अरे दिमाग सर आज ना थोड़ा फास्ट हो रहा है, लिख नहीं पा रहे, मतलब नोट नहीं कर पा रहे ठीक से। हाँ तो बता दो, बता दो, क्योंकि जी ऐसा ना कोर्स बहुत है, तो मेरे को फिर ये लगता है कि 3 दिन का नहीं, टाइम है, बस 3 दिन। आप ना मेन पॉइंट्स पे थोड़ा स्लो नहीं कर नहीं, दीजिए। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड सर में लिख ही क्वेश्चन नहीं पा। हाँ तो अब इसमें क्या कहा गया है कि कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इसमें ये है, इंपॉर्टेंट पूरा पूरा ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। सर पर हमें पता कैसे लगेगा, जैसे माना पूरी, जैसे आप पैरा बता देते हैं लेकिन हमें पता नहीं लग पाता। क्या पता नहीं लग पाता है? जैसे कोई चीज हम लिख नहीं पाते हैं ना, हम्म। तो वो तो छूट जाता है सर। मैं नोट्स भेज तो रहा हूँ आप लोगों को। ये तो आप यस, केवल ढंग से सुनो बैठ करके, और जहां जहां पे लिखना हो मुझे बता दो, ठीक है ना। यस सर। इसमें इसमें क्या कहा गया है, जो 10th पॉइंट है ये, विश्वविद्यालयों के कुलपति के चुनाव में स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस पद के लिए ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए जो शिक्षा शास्त्री हों और जिन्हें प्रशासन का अनुभव हो, ठीक है। अब इसमें आगे इंपॉर्टेंट ये है कि यह पद पूर्णकालिक और वैतनिक होना चाहिए। पूर्णकालिक का मतलब समझते हैं? फुल टाइम का होना चाहिए और पेमेंट मिलनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं इस पर डिस्कशन करूंगा अभी, ठीक है ना। कि कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए और उसकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? अब इसमें एक चीज ये नहीं दे रखी है, यस सर। इसमें क्या चीज नहीं दे रखी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कुलपति होगा उसका उसको कितने कितने वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, और जो स्टेट यूनिवर्सिटी का कुलपति होगा उसका कितने वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। समझिए आप लोग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कुलपति होता है उसका कितने वर्ष का होता है, पता आप लोगों को? नो हाँ सर। या ना करो ना, हाँ या तो हाँ बोलो या ना यस। करो, मैं बताऊंगा ना फिर। नो सर। 62। नहीं, एज नहीं, एज नहीं पूछी मैंने। मैंने एज नहीं पूछी, कार्यकाल पूछा। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? द ड्यूरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी वीसी। टाइम। हम्म, कितने साल का होता है? सेंट्रल नहीं यूनिवर्सिटी के बताया 5 साल है और स्टेट यूनिवर्सिटी 2 साल है, पर इसमें नहीं बताया गया है वो, ठीक है ना। इसमें नहीं बताया गया है, ठीक है। और जो सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए, और इससे पहले अभी तक वो बात आई नहीं थी, इसमें ये 65 वर्ष कहा गया है। वैसे सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 60 है ना। तो इनको ये होता है इसमें कि या तो अधिकतम या तो न्यूनतम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो 65 वर्ष में ही 60 साल की उम्र में बीसी बनेगा, ठीक है ना। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अगर जिसको मतलब कि क्राइटेरिया के अंतर्गत आ जाता है, जिसको 10-12 साल का प्रोफेसर का अनुभव हो, ठीक है ना, अच्छा खासा, तो वो भी बन सकता है, ठीक है। 12 साल है शायद है प्रोफेसर का, ठीक है। ध्यान ध्यान से देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आपका, विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रों के चयन और अनुसंधान कार्य के क्षेत्र में स्वायत्तता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्षों को अपने अपने विभागों की व्यवस्था करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ पर तक समझ में आ गया है क्या? इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या था जो हमने ये विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन संबंधी सुझाव बात की है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें थी? पहले पॉइंट से आ जाओ। पहला पॉइंट क्या बताया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन किया विश्वविद्यालय जाए। पुनर्गठन किया हाँ, जाए। ठीक है इसके ना। इसके सदस्यों कुल की सदस्यों संख्या के 1/3 1/3 सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बताया था? सुपरविजन बताया था कि विश्वविद्यालय का जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनेगा उसको सुपरविजन का अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। और उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों को उदारता पूर्वक अनुदान देना चाहिए, ठीक है ना। विशेष करके उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना हेतु, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज,
ठीक है। और नेक्स्ट क्या बताया था इसमें, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो, कृषि इंजीनियरिंग और चिकित्सा की हाँ उच्च इसके लिए शिक्षा के लिए। हाँ क्या बताया कि जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया है ना उस शिक्षा के लिए, वैसे ही इनके कहने का मतलब ये था कि इसमें अलग अलग मॉनिटरिंग करने के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई जाए। जैसे किसी के लिए आईसीआर बनाया उन्होंने, ठीक है ना, मेडिकल के लिए एमसीआई बनाया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया, ठीक है ना, और टीचर एजुकेशन के लिए एनसीटी बनाई, ठीक है ना, और इसी प्रकार से लॉ के लिए बीसीआई बनाया, ठीक है आपका, और इंजीनियरिंग के लिए एआईसीटी बनाई। तो कहने का मतलब ये था कि इन संस्थाओं की अलग अलग जो अलग अलग शाखाएं बनाई, एक तरीके से हेड बनाया जाए, जिससे उसकी मॉनिटरिंग हो सके कि एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, मेडिकल में क्या हो रहा है आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से ये विषय था, ठीक है। सभी विश्वविद्यालयों को अंतर विश्वविद्यालय परिषद का सदस्य बनाया जाए, इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल का सदस्य बनाया जाए। क्लियर, ठीक है ना। बाकी मैंने इसमें बता ही दिया बीसी का कार्यकाल कितना होना चाहिए, उसकी अंतर सेवानिवृत्ति की विश्वविद्यालय आयु, परिषद का सदस्य बनाना चाहिए। हाँ का सदस्य बनाया जाए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो ठीक है। इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट था विश्वविद्यालय के प्रशासन तंत्र का पुनर्गठन किया जाए, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम है उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, ठीक है ना। इनकी कोर्टों में सदस्यों की संख्या 100 से कम की जाए। सदस्यों में 50% सदस्य विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होने चाहिए और 50% एक्सटर्नल मेंबर्स होने चाहिए, बाह्य सदस्य रखे जाएं, ठीक है ना। इस कोड को नियम बनाने का अधिकार दिया जाए, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी परिषद में 15 से 20 सदस्य होने चाहिए, ठीक है ना। और इसका अध्यक्ष कौन होगा, एग्जीक्यूटिव VC काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी, अध्यक्ष कौन होगा, कुलपति। अध्यक्ष कुलपति। कुलपति होगा, ठीक है ना। और उनको क्या होगा, नियम वगैरह बनाने का अधिकार होगा, और उसको जो भी क्रिया इम्प्लीमेंटेशन करना है उसका, जो भी उनकी ड्यूटीज होंगी, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो किसकी होगी, कार्यकारी परिषद की होगी, ठीक है ना। और जो लास्ट 10th पॉइंट है इसमें, 10वां जो विषय है, उसमें इंपॉर्टेंट यही है कि कुलपति की द ड्यूरेशन ऑफ बीसी इज 5 ईयर, ठीक है ना। कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए और उसकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए, रिटायरमेंट एज 65 ईयर होनी चाहिए। क्लियर, क्लियर। ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव, रिकमेंडेशन रिगार्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है। अब इन्होंने इसमें जो रिकमेंडेशन दी है, तो ध्यान से सुनिए। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतु 4 प्रकार की उच्च शिक्षा संस्थाओं के विकास पर बल दिया। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इन्होंने 4 प्रकार की संस्थाएं बताई हैं। तो वो 4 प्रकार की संस्थाएं क्या होंगी, पहला है सामान्य विश्वविद्यालय, दूसरा है वरिष्ठ विश्वविद्यालय, तीसरा है सामान्य महाविद्यालय, चौथा है स्वायत्त महाविद्यालय, ऑटोनोमस कॉलेज बोलते हैं जिनको। नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्या बताया आपको, सामान्य विश्वविद्यालय, दूसरा बताया वरिष्ठ विश्वविद्यालय, तीसरा बताया आपका सामान्य महाविद्यालय, और चौथा बताया स्वायत्त महाविद्यालय, ठीक है। साथ ही उसने नए विश्वविद्यालयों एवं वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में सुझाव दिए, ठीक है ना। अब क्या सुझाव दिए, पहला नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में क्या सुझाव दिए, इसका पहला पॉइंट है आपका कि नए विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति के बाद ही स्थापित किए जाएं। क्लियर, जब तक मतलब कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुहर नहीं लगाएगा तब तक नए विश्वविद्यालय नहीं बनेंगे। क्लियर। दूसरा, नए विश्वविद्यालय उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाएं जहां कोई विश्वविद्यालय न हो और जहां उनकी आवश्यकता हो। क्लियर, हाँ जी बताओ। सर सेकंड पॉइंट रिपीट कर दीजिए। पहला पॉइंट क्या बताया, पहले पॉइंट बताओ। नए नए विश्वविद्यालय 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 अनुदान आयोग की
स्वीकृति के बाद ही पश्चात स्थापित ही किए खोले जाए। अभी वर्तमान खोले में क्या, जाने अभी वर्तमान में क्या प्रोसीजर है? अभी वर्तमान में क्या प्रोसीजर है? पता नहीं है? मैं बताता हूं फिर। अभी वर्तमान में भी यही प्रोसीजर है, जो ये पहला पॉइंट है ना, प्रोसीजर ही है। नए विश्वविद्यालय तब तक नहीं खोले जाएंगे जब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति नहीं होती है। समझ रहे हैं आप लोग? यही है, ठीक है ना? हाँ। दूसरा क्या है कि नए विश्वविद्यालय उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाएं जहां कोई विश्वविद्यालय न हो और जहां उनकी आवश्यकता हो। थर्ड है, किसी भी नए विश्वविद्यालय की स्थापना तभी की जाए जब उससे उससे उस शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता मिले। ठीक है ना? इसका कहने का मतलब है कि कोई कॉलेज वगैरह है, अगर वो विश्वविद्यालय बनने के लिए अग्रसर है तो तभी आगे विश्वविद्यालय बनाए जाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, जहां कई स्नातकोत्तर महाविद्यालय हो उनको संगठित करके एक नए विश्वविद्यालय का रूप दिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी को पता होगा तो हमारे उत्तराखंड में एक आया था अम्ब्रेला एक्ट, पता है आप लोगों को? लागू करने की बात हुई थी इसको, वो यूजीसी में भी है। वो बताओ, जैसे 3-4 छोटे कॉलेज है ना, जैसा अगस्त्यमुनि हो गया, जोकोली हो गया, ठीक है ना, या आपका तिलवाड़ा हो गया, जहां मतलब 3-4 छोटे कॉलेज, तो इन 3-4 छोटे कॉलेजों को मिला करके एक विश्वविद्यालय बना दिया जाए। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है ना? जहां, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां कई स्नातकोत्तर महाविद्यालय हो उनको संगठित करके नए विश्वविद्यालय का रूप दिया जा सकता है। मतलब कि देहरादून है, मतलब कि डीएवी, डीबीएस, एमकेपी, ठीक है ना, माल देवता, सिद्धूवाला, जहां जहां मतलब कि छोटे छोटे महाविद्यालय हैं, इन पांचों को एक साथ इकट्ठा किया जाए और एक विश्वविद्यालय बनाया जाए, ताकि क्या हो, उसमें फायदा क्या है पता आप लोगों को? क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है, भले रोजगार के साधन कम होंगे, भले वहां हो सकता है कि उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ना हो, क्योंकि एक विश्वविद्यालय बनेगा तो कलर कितने होंगे, रजिस्ट्रार एक ही होगा, ठीक है ना, और बीसी भी एक ही होगा। अगर 5 कॉलेज हैं तो 5 कॉलेज में तो 5 प्रिंसिपल होंगे, नहीं होंगे? बताओ। ठीक है, सपोज दैट, यस सर नहीं समझे आप? ये पॉइंट नहीं समझे? यस सर। नहीं समझ समझे आ ये गया पॉइंट? सर इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे डीएवी पीजी कॉलेज है, डीवीएस पीजी कॉलेज है, एमकेबी पीजी कॉलेज है, सिद्धेवाला पीजी कॉलेज है, ठीक है ना, मालदेवता पीजी कॉलेज है, तो जैसे 5 कॉलेज है तो इन 5 कॉलेजों को मिला करके एक विश्वविद्यालय बनाया जाए। लेकिन ये थोड़ा सा फेल इसलिए हुआ है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट का जो बात हो रही थी, उसका एम्प्लॉयमेंट कम था। अब जैसे 5 महाविद्यालय हैं, 5 महाविद्यालय में 5 प्रिंसिपल होंगे, तो वहां तो ऐसा नहीं था ना, तो वहां क्या था, वहां वहां अलग अलग डिपार्टमेंट होने थे, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग हेड होना था, इस प्रकार से था। ठीक है ना? दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी सुझाव। अब मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट ये खुद ही में है कि जो वरिष्ठ विश्वविद्यालय, अब वरिष्ठ विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? यही अपने आप में क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक है ना? दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि जो प्रशासन संबंधी जो सुझाव है, उसमें चार चार उच्च शिक्षा संस्थानों की खोलने की बात कही गई है। ठीक है, क्या क्या बताया था मैंने? सामान्य विश्वविद्यालय, हाँ, वरिष्ठ विश्वविद्यालय, सामान्य सामान्य महाविद्यालय, महाविद्यालय और स्वायत्त स्वायत्त महाविद्यालय। महाविद्यालय। ठीक है, क्लियर? दूसरा जो पॉइंट है कि उच्च विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा और शोध कार्य पर विशेष बल दिया जाए और वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की संज्ञा दी जाए। ठीक है ना? मतलब अगर कोई विश्वविद्यालय को टाइम पीरियड ज्यादा हो जाता है और अनुसंधान वगैरह ठीक चल रहा है, तो उसको बाद में किस कैटेगरी में रखने की बात कही गई है? वरिष्ठ विश्वविद्यालय की कैटेगरी में रखने की बात कही गई है। प्रारंभ में केवल 6 विश्वविद्यालयों को ही वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित किया जाए। मतलब कि प्रारंभ में केवल 6
वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की गई है कि जो जितना पुराना वो विश्वविद्यालय होगा उसको वरिष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। ठीक है। इन विश्वविद्यालयों का संपूर्ण वित्तीय भार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर हो। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ये कह रहा है कि टोटल फाइनेंशियल जो भी डिपेंडेंसी होगी वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ऊपर रहेगी। आपको ये चीज नोट कर लेनी है कि जो इन विश्वविद्यालय मतलब वरिष्ठ विश्वविद्यालय होंगे उनका पूरा खर्चा पर्चा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उठाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इन विश्वविद्यालय में अति मेधावी छात्रों को ही प्रवेश दिया जाए। अब मेधावी छात्र कौन होंगे? ठीक है, वो क्लियर नहीं है। परसेंटेज क्या उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा या मेरिट के आधार पर होगा? तो जब एंट्रेंस बेसिकली क्या होगा, फिर मेरिट, जिसकी मेरिट ठीक होगी तो मेधावी छात्र अपने आप हुए। ठीक है ना? ठीक है। नेक्स्ट है कि इन विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्तियों की विशेष व्यवस्था की जाए। स्कॉलरशिप की बात कह रहा है। नेक्स्ट है आपका कि इन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाए। इसके लिए योग्य शिक्षकों को अग्रिम वेतन वृद्धि दी जा सकती है। यहां तक क्लियर हो गया? ये हाँ लास्ट जी। वाला रिपीट कर दीजिए। हाँ, इन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का जो नियुक्ति कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर्स या अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे बात कही गई है। ठीक है ना? और योग्य शिक्षकों का वेतन वृद्धि किया जाए। ये बढ़िया पॉइंट था। इन विश्वविद्यालयों में हमारे यहाँ क्या है, देश में दिक्कत यही है, अगर कोई प्रोफेसर बहुत अच्छा काम कर रहा है उसकी भी तनख्वाह उतनी है, और कोई कुछ कर ही नहीं रहा उसकी भी तनख्वाह उतनी है, तो वो काम ही नहीं करते। फिर समझ रहे हैं ना आप लोग? है कि नहीं है? जबकि होना ये चाहिए, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो हायर एजुकेशन लेवल पर हो, अगर कोई टीचर बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो उसका वेतन बढ़ना चाहिए। उसमें क्या होता है कि उसमें कंपटीशन होता है, लेकिन अभी तक ये चीज है नहीं। ठीक है ना? नेक्स्ट है, इन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को शोध कार्य करने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएं। नेक्स्ट है, इन विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा हेतु शिक्षकों का निर्माण किया जाए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, नए महाविद्यालयों की स्थापना संबंधी सुझाव। अब नए विद्यालयों को क्या कहा गया है कि नए महाविद्यालयों को मान्यता देने के स्थान पर पुराने महाविद्यालयों का विस्तार किया जाए। ठीक है ना? ये इसका मतलब ये कह रहे हैं कि नए महाविद्यालयों को मान्यता देने के स्थान पर पुराने महाविद्यालयों का विस्तार किया जाए। एक्सटेंशन ऑफ, क्या कर रहा है, पुराने महाविद्यालय पुराने मतलब जिसको काफी समय हो चुका हो। ठीक है ना? पुराने महाविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट है, एक महाविद्यालय में 500 से 1000 तक छात्र छात्राएं होनी चाहिए। अब ये संख्या नोट कर लीजिए इसमें कि एक महाविद्यालय में कम से कम कितना होना चाहिए, 500 से 1000 तक छात्र छात्राएं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना संबंधी सुझाव। स्वायत्त में क्या कहा गया है, उच्च उत्तम श्रेणी के महाविद्यालयों को स्वायत्त महाविद्यालयों के रूप में विकसित किया जाए, ऑटोनोमस कॉलेजेस के रूप में विकसित किया जाए। दूसरा है, इन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों की भांति अपना पाठ्यक्रम बनाने और अपने छात्रों की परीक्षा लेने का अधिकार होगा। अन्य क्षेत्रों में ये सामान्य महाविद्यालयों की भांति ही कार्य करेंगे। अच्छा, ऑटोनोमस कॉलेजेस होता क्या है? बताओ। प्राइवेट कॉलेज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बताओ बताओ। प्राइवेट कॉलेज नहीं हुआ। और इसलिए मैंने आपको, क्योंकि आप लोगों ने मुझे पूछा ही नहीं ना कि स्वायत्त महाविद्यालय क्या होते हैं। कल तो इसको जिनका ध्यान से अपना पढ़ना है। अलग सिलेबस होता है, अपना सिलेबस अलग होता है। और मतलब कि कुल मिलाकर के स्वायत्त महाविद्यालय का मतलब है कि इंडिपेंडेंट। ठीक है ना? होगा तो वो गवर्नमेंट के अंडर में ही, गवर्नमेंट ही होगा। ठीक है ना?
लेकिन वो अपना सिलेबस अपने हिसाब से बना सकता है, टीचर अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये सारी चीजें होती है A to Z। समझ गए? मतलब फ्रीडम पूरी रहती है वहां। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया? जैसे विश्वविद्यालय में क्या होता है, विश्वविद्यालय से एफिलेटेड कोई कॉलेज है, तो जो पेपर विश्वविद्यालय में बनेगा वही पेपर क्या जाता है, एफिलेटेड कॉलेजों में जाता नहीं जाता है? वही पेपर रहता है ना। यस सर। लेकिन ऑटोनोमस में क्या है कि इनके कहने का मतलब ये है कि ये अपना पेपर खुद बना सकते हैं, ये अपना पाठ्यक्रम खुद तय कर सकते हैं, ये अपना प्रिंसिपल खुद रख सकते हैं, लेकिन अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका अंशकालिक शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव। अंशकालिक शिक्षा क्या हुई? पार्ट टाइम एजुकेशन या पत्राचार पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव। पत्राचार मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस करिकुलम। अब उस समय तक हमारे देश में डिस्टेंस एजुकेशन का था नहीं उतना। था कोई? डिस्टेंस एजुकेशन कब लागू हुई थी, बता सकता कोई? दूरस्थ शिक्षा बोलते जिसको। नहीं पता? 1982-83 में लगभग, मेरे को याद नहीं आ रहा विश्वविद्यालय का नाम, उसमें पत्राचार शिक्षा स्टार्ट हुई थी। लेकिन उसके बाद एक संस्था बनी थी इग्नू। इग्नू की फुल फॉर्म याद भी कर लेना। हाँ जी, यस सर। हमारे देश में क्या कह सकता हूँ कि दूरस्थ शिक्षा कब से आरंभ हुई थी, जिसको हम 1962। पत्राचार पाठ्यक्रम भी कहते हैं 1962। ना। 1962 कैसे हो गई? 82-83 में है, तो 82-83 में वो विश्वविद्यालय बना था। ये विश्वविद्यालय पुराना ही था, मेरे को नाम ध्यान याद नहीं आ रहा है। तो वहां पर पत्राचार पाठ्यक्रम स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके बाद इग्नू में, जो इग्नू है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें 89 1989 90 ऐसे ही हुई थी। तो उसमें क्या कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस एजुकेशन स्टार्ट हुई थी, प्रॉपर तरीके से सारे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है ना। एक सेकंड है, मैं अभी चेक करता हूँ, अभी बताता हूँ इसका। 1962 में हुई थी सर। दिल्ली इस चीज की यूनिवर्सिटी में। में। एक सेकंड, ये इग्नू क्या भूल गए। नाइनटीन 85 इग्नू की। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन established by the act of parliament 1985 with the mission of डेमोक्रेटाइज एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है ना। तो डिस्टेंस एजुकेशन इसमें 1985 से स्टार्ट हुई थी। लेकिन पत्राचार पाठ्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ, ये आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है ना, कल बता दूंगा, नहीं तो मैं इसको 1962 दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय ने। हाँ हो सकता है। दिल्ली उसके बाद यूनिवर्सिटी। नहीं वो सही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से मतलब विश्वविद्यालय कब बना इसका, एक कोई विश्वविद्यालय था बड़ौदा में है कहीं, इस प्रकार से था। मैं बता दूंगा आपको क्लियर कल, इसको आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें क्या था, ये कुछ विश्वविद्यालय और अंशकालिक शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए। इस व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान दे। ठीक है।
लास्ट पॉइंट है इसमें, उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश संबंधी सुझाव। अब इसमें क्या है कि जो प्रवेश संबंधी सुझाव है, पहला पॉइंट है कि सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश समितियों का गठन किया जाए। ये समितियां प्रवेश नियमों का निर्माण करें और सभी संबद्ध संस्थाएं उनका अनुपालन करें। ठीक है, इसका मतलब है कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश समितियों का क्या जाए, गठन किया जाए। प्रवेश समिति मतलब कि एंट्रेंस कमेटी का गठन किया जाए और ये समितियां प्रवेश नियमों का निर्माण करेगी और इनसे संबद्ध संस्थाएं क्या करेगी, इनका अनुपालन करेगी। जैसा भी क्या बना हुआ है, एनटीए का नाम सुना आपने, एनटीए, ये एनटीए भी पढ़ लेना। एनटीए की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, यही है। यस सर। हाँ, तो ये याद ध्यान रख लेना कब बना था, क्या बनी थी, और अभी ये क्या क्या इसके कार्य हैं। भले आपके सिलेबस में नहीं है वो, लेकिन पढ़ लेना एक बार तब भी। ठीक है, नेक्स्ट है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश छात्र छात्राओं की योग्यता प्रवेश स्थान और शिक्षकों की संख्या के आधार पर दिया जाए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जैसे डीए में था 40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं सन 2000 में और वहां टीचर ही नहीं है, तो बच्चा कॉलेज भी नहीं जाता था, वो घर में बैठता था और क्लास देता था अपनी, बस बात खत्म। नेक्स्ट है किसी भी प्रकार की स्नातकोत्तर शिक्षा में प्रवेश के नियम और भी अधिक कठोर किए जाएं। और लास्ट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है इसमें, कि शोध कार्य के लिए केवल उन्हीं व्यक्तियों का चयन किया जाए जो शैक्षिक योग्यता के साथ साथ प्रतिभाशाली हो। ठीक है ना, और जिनकी शोध में क्या हो, रुचि हो। क्लियर? तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कितने पॉइंट है इसमें, विश्वविद्यालय शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव में इसमें टोटल पॉइंट आपके 6 पॉइंट है। पहला जो पॉइंट बताया था मैंने आपको, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी सुझाव। दूसरा था वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी सुझाव। तीसरा था नए महाविद्यालयों की स्थापना संबंधी सुझाव। चौथा था स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना संबंधी सुझाव। फिफ्थ था अंशकालिक शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव। और सिक्स था उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश संबंधी सुझाव। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि एक तो इन्होंने उच्च शिक्षा को 4 भागों में विभाजित किया। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट था कि वरिष्ठ विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में जो सुझाव दिया था और कितने नए विश्वविद्यालय वरिष्ठ विश्वविद्यालय होंगे उसके संबंध में था। तीसरा इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत यह है कि छात्र संख्या कितनी होनी चाहिए, महाविद्यालय में छात्र संख्या कितनी बताई, 500 से 1000। हाँ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट था ऑटोनोमस कॉलेज। ठीक है ना, और ये आ सकता है कि स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना करने का सुझाव किस आयोग में दिया गया था, ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान बिल्कुल रखिएगा। नेक्स्ट था इसमें पत्राचार पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव। ठीक है, और लास्ट जो था उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश संबंधी सुझाव। तो इंपॉर्टेंट इसमें पहले के जो 5 हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, लास्ट तो ये आपको थोड़ा बहुत याद कर ही लेंगे आप लोग कि उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे इन्होंने बताया कि मेरिट के आधार पर होना चाहिए, उसके लिए एक एंट्रेंस कमेटी होनी चाहिए। ठीक है ना, और छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर क्या दिया जाना चाहिए, एडमिशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कठोर नियम बनाए जाने चाहिए। शोध कार्य उन्हीं को दिया जाए जो प्रतिभाशाली हो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गए? यस सर। ठीक है, यस गुड नाइट, फिर कल देखते हैं। यहाँ ओके, तक किसी थैंक को यू कोई सर। कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। निधि की मोटी नहीं आज गायब हो गई। नहीं सर हूँ। अच्छा है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, क्योंकि आज मैंने बहुत फास्ट पढ़ा दिया एक्चुअली में, मुझे भी लग रहा है क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा है। इस कोठारी कमीशन बहुत बड़ा है ये। इसमें विद्यालय शिक्षा के विषय में भी है और उस शिक्षा के विषय में लंबा है, और यहाँ से क्वेश्चन 2-3 आते ही आते हैं। इसमें हल्का मोटा मोटा जो मैंने आज बताया आपको, मोटा मोटा ये याद रखना है
कि इन्होंने पहले तो शिक्षा को कितने स्तरों में बांटा, ठीक है ना। दूसरा वरिष्ठ विश्वविद्यालय हो गया, और कितने नए वरिष्ठ विश्वविद्यालय पहले बनाए जाने चाहिए, और महाविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, पत्राचार पाठ्यक्रम के विषय में क्या बताया, ऑटोनोमस कॉलेज इसमें इंपॉर्टेंट है, और ऑटोनोमस कॉलेज के विषय में बताया ना कि ऑटोनोमस कॉलेज खोले जाने चाहिए, ठीक है ना, इसमें इंपॉर्टेंट ये है। उससे पहले का जो हमारा टॉपिक था एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, तो उनमें उसमें भी काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार आप लोग, ठीक है ना। ठीक है, जो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बीसी का कार्यकाल कितना होना चाहिए, रिटायरमेंट की एज क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, और सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्थान पर उच्च शिक्षण अलग उच्च शिक्षण संस्थाएं अलग खोली जानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही सारा है, ठीक है, क्लियर। कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी पूरे, बहुत है अभी, अभी 2-3 दिन का काम और है, मतलब कि वैसे कर लेंगे, कल मैं एक आधा घंटा ज्यादा ले लूंगा, ठीक है, तैयार रहना, जी ठीक है, ओके, ओके सर, ओके गुड नाइट। थैंक यू सर।